जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। इतिहास बहुत कठिन होता है। ज़्यादा सरल बनाकर पेश किया जाने लगे तो समझ जाइए कि असल में आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। इतिहास समतल मैदान नहीं है जहां प्रोपेगेंडा के घोड़े सर पर दौड़ा दें। यहाँ घाटियां हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मीठे पानी का दरिया है। गहन अध्ययन ही किसी दौर या किसी नायक प्रतिनायक के बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। विषय वस्तु पर भी आएंगे। विक्रम प्रताप हैं, युवा हैं, पठन पाठन से जुड़े हैं, रुचि रखते हैं, तो जाहिर है जो मैंने बातें कही उनसे उनका वास्ता है। वे बताते हैं कि दारा सिकोह के उत्तराधिकार की लड़ाई में औरंगजेब का साथ सबसे ज़्यादा राजपूतों ने दिया था। प्रमुख थे जो महाराणा प्रताप के, मेवाड़ के राणा राज सिंह, आमेर के राजा जय सिंह कछवाहा और मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, साथ साथ बुंदेलखंड के ज़्यादातर राजे भी। असल में औरंगजेब के शासन में उसके अपने दरबार में राजपूत मनसबदारों की संख्या शाहजहां के 24% से बढ़कर सीधे 33% हो गई थी। इसमें अगर हिमाचल और पंजाब के सिख और हिंदू पहाड़ी राजाओं को जोड़ लें तो 50% के ऊपर जाएगी। यहाँ यह भी याद रखें कि गुरु तेग बहादुर से गुरु गोविंद सिंह तक मुगल सल्तनत से हुई सारी लड़ाइयों में यही हिंदू पहाड़ी राजा थे जो उनसे लड़ते थे। औरंगजेब नहीं जाता था। औरंगजेब के दीवान कुल थे रघुनाथ रे। कायस्थ माने लाला थे जो औरंगजेब के तमाम विजय अभियानों पर साथ रहे। उनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने श्रद्धांजलि लेख भी लिखा था। याद यह भी करिए कि शिवाजी को गिरफ्तार करने जो मुगल सेना गई थी उसका सेनापति कौन था। सदमा लग सकता है आपको। आमेर माने आज के जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह को, उसी जय सिंह के जिसकी राजकुमारी और भाजपा सांसद आजकल ताजमहल पर दावा पेश कर रही हैं, जिसकी जमीन शाहजहां ने सच में उन्हीं के खानदान से ली थी पर मोल चुका के। उसी आमेर के राजा औरंगजेब के मनसबदार थे और शिवाजी को ठीक करने भेजे गए थे, किए भी। लंबी घेराबंदी के बाद शिवाजी को मुगल सेनापति जय सिंह से पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसमें उनको अपने 23 किले ही नहीं बेटे संभाजी को भी देना पड़ा। संभाजी को मुगल मनसबदार बनाकर मुगलों के लिए लड़ने दक्कन भेजा गया। शिवाजी खुद मुगल साम्राज्य के अधीन आए, वासल स्टेट बने। अब बस यह बताइए कि अगर औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था तो ये सारे महान हिंदू क्या कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, इतिहास बहुत कठिन होता है। ज़्यादा सरल बना के पेश किया जाने लगे तो समझ जाइए कि असल में आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो जो मैंने इतिहास समतल मैदान नहीं होने की बात कही और यह भी कहा कि आप प्रोपेगेंडा के घोड़े पर को सरपट दौड़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आते हैं अब विषय वस्तु पर। प्रोपेगेंडा फिल्मों की लाइन सी लगी है आजकल। ऐसे दौर में जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हों, जब राजनीति प्रोपेगेंडा को अपना प्रभावी हथियार बना ले, तो यह सवाल बेमानी हो जाता है कि ऐसी फिल्मों में दरअसल पैसा लगा कौन रहा है। अब जब इतिहास के किसी अध्याय को लेकर प्रोपेगेंडा का बितान रचना है तो लोगों के बीच ऐतिहासिक पात्रों को लेकर गलत तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ प्रोपेगेंडा फिल्मों की नवीनतम कड़ी छावा के साथ, जब महाराष्ट्र के एक परिवार ने इसे बनाने वालों के ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया।
उनका आरोप था कि उनके पूर्वजों के बारे में फिल्म में जो दिखाया गया है वह ऐतिहासिक साक्ष्यों से कतई मेल नहीं खाता और इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। कोर्ट में अपनी हार सामने देख फिल्म बनाने वालों के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने माफी मांग लेने का आसान विकल्प चुना। ये तो फिल्म वाले हैं, इनकी माफी कारोबारी। अब तो सियासत में भी देखे होंगे बड़े बड़े उदाहरण हैं, माफी वीर हैं, तमाम लोग हैं जिनकी चर्चा भी होती है इतिहास के पन्नों से उलट कर खोज करके। वर्तमान में भी हैं, अभी दिल्ली वाले केजरीवाल साहब जिनकी विदाई हो गई सत्ता से, वो भी माफी वीर ही हैं कई कई मामलों में। खैर बहरहाल, लेकिन इस मामले की गंभीरता खत्म नहीं हो जाती, मतलब माफी मांग लेने के बाद इस मामले की गंभीरता खत्म नहीं हो जाती। ऐसे दौर में जब मूर्ख लोगों की एक बड़ी संख्या इतिहास की किताबों से उतर फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेजों में इतिहास की घटनाओं या इतिहास पुरुषों के प्रति अपनी राय निर्धारित करती है, तो प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्मों के गहरे असर से वे कैसे बचेंगे, ये बड़ी चिंता का विषय भी है। अगर इतिहास जानना है तो आपको इतिहास की किताबों से गुजरना पड़ेगा, स्थापित विद्वानों के व्याख्यान सुनने होंगे। लेकिन अगर जनमानस को विकृतियों से भरना हो तो किताबों और विद्वानों को परे रखिए और कोई भव्य सी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाइए। फंडिंग की कोई समस्या नहीं, अनाम अज्ञात स्रोतों से फंड का अबाध प्रवाह है, बशर्ते यह फिल्म राजनीति के हथियार की तरह काम आ सके। कई कई नाम है, कई कई फिल्में आई है गई है, सबके बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई है, अदालत तक गया है मामला, तमाम चीज़ें हुई है। लेकिन जो सवाल बनता है कि फिर तथ्यों की परवाह कौन करता है? इतिहास समतल मैदान नहीं जहां प्रोपेगेंडा के घोड़े सर पर दौड़ा लें। यहाँ घाटियाँ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मीठे पानी का दरिया है। गहन अध्ययन ही किसी दौर या किसी नायक प्रतिनायक के बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। तो मैंने शुरुआत में भी बातें की, और आगे बढ़ते हैं। संभाजी महाराज को औरंगजेब ने गंभीर यातनाएं दी और फिर मार डाला, यह एक तथ्य है। लेकिन एक तथ्य और है। इतिहास के रिसर्चर और कई प्रमाणिक किताबों के लेखक अशोक कुमार पांडे अपने कार्यक्रम में कल बता रहे थे कि छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे छत्रपति साहूजी महाराज, जो 1707 से 1749 तक राजगद्दी पर विराजमान रहे, औरंगजेब की कद्र पर आजीवन नंगे पांव जाते रहे। ऐसा क्यों था? यह सवाल आपके ज़हन में भी उठेगा। तो इसका जवाब आपको इतिहास की किताबों में ही मिलेगा या फिर इतिहास के प्रमाणिक अध्येताओं के आलेखों या व्याख्यानों में मिलेगा। फिल्मों के माध्यम से किसी घटना, किसी कालखंड या किसी चरित्र को हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से पेश कर देना इतिहास को विकृत कर लोगों के मानस को विकृत करने का सुनियोजित प्रयास है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे समझना आसान है, बशर्ते आप सोचने समझने के काबिल हों। तो विक्की कौशल अच्छे अभिनेता हैं। उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में ही यह साबित कर दिया था। लेकिन इधर कई वर्षों से लगातार वे कई ऐसी फिल्मों में आए हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा फिल्म कहा गया। यह उनके करियर के लिए कोई प्रशंसा की बात नहीं है। कोई गंभीर फिल्मकार किसी गंभीर फिल्म के लिए उन्हें साइन करने से पहले अब 100 बार सोचेगा, वह भी तब जब एक सक्षम अभिनेता के रूप में वे अपने को स्थापित कर चुके हैं। फिल्मों की दुनिया में छवि की बड़ी भूमिका है और प्रोपेगेंडा का लगातार वाहक बनकर कोई कलाकार प्रतिष्ठा का कोई ऊंचा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। कंगना रनौत जैसी सक्षम अभिनेत्री का हश्र सामने है। यह अलग बात है कि भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, वह मंडी से सांसद भी चुन ली गई। सांसद बनने के बाद उन्होंने जो कई वक्तव्य दिए, उन्होंने जो कई हास्यास्पद बातें कही, बातें भारत के आज़ाद होने की, कि भारत
1914 में आज़ाद हुआ। उनकी समझदारी, उनकी बातें तो उनको भी समझने वाले लोग हैं, जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में। तो वक्त का तकाजा है, वक्त की ज़रूरत है। प्रोपेगेंडा को समझिए, प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के मकसद को समझिए। तो उम्मीद है संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपको बता दूं कि मैंने जो कहा, जो कुछ बातें थी उसमें मैंने नाम का उल्लेख किया, और जो यह एक विश्लेषण है मुकम्मल, वह है हेमंत कुमार झा का। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, पुराने पत्रकार हैं। मैंने भी पत्रकारिता का सफ़र उनके साथ तय किया है। तो मुझे लगता है कि आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे तो को संजीदा होकर कुछ ग्रहण भी करेंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि मैंने जो इस वीडियो में कार्टून का इस्तेमाल किया है, वह कार्टून हेमंत कुमार झा के मित्र और चर्चित कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने बनाया है, और यह उनके बाल से लिया गया है। तो छावा देखकर औरंगजेब को सजा देने के लिए सिनेमा हॉल पर पर्दा फाड़ देने को उतारू शाही मूड की खबरें चर्चित हुई थी, उसी पर यह कार्टून बनाया गया, जो देखने और समझने लायक है। आने वाले समय में जब यह प्रायोजित ज्वार थमेगा तो लोग बेहतर तरीके से इस अंधेरे दौर का विश्लेषण कर सकेंगे। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, तमाम लोग करेंगे, लेकिन फिलवक्त भी विश्लेषण करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तो नमस्कार।